Morning student, welcome back with the next topic electromagnetic induction and alternating current। ये एक सिंगल यूनिट है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 चैप्टर। एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम इसके नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जब एक कॉइल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम रोटेट करते हैं, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू ओमेगा बी ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, यहां पर आप ध्यान देना कि साइन की जो वैल्यू है, साइन ऑफ ओमेगा टी, इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0 to 1, 1 to 0, 0 to -1 एंड सो ऑन। अगर हम इसके मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, +-1। उसी के अकॉर्डिंग जब साइन की वैल्यू 1 है उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या होगा, यानी जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या होगा, मैक्सिमम। और उसी मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ को अगर हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करें तो वी कैन राइट ई नॉट इज इक्वल टू, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ई नॉट विल बिकेम इक्वल टू ओमेगा बी ए। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, अब यहां पर आप ध्यान देना कि साइन की जो वैल्यू है इट वेरीज बिटवीन द टू लेवल +1 एंड -1। उसके अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी वेरी करती है और इसी तरह के ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, alternating EMF। Alternating current is represented by I naught sine of omega t and alternating EMF is represented by E naught sine of omega t। अब आप ध्यान देना, alternating current और EMF को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो alternating current is that current whose magnitude varies with time and direction also get reversed after regular interval of time, and such type of current is called alternating current and EMF is called alternating EMF, and these are the expression used to represent alternating current or alternating EMF। Alternating current can also be represented by cos function because value of cos function also varies between 1 and -1। इसी तरह से हम alternating EMF को भी हम cos function से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इस फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम करंट के वेरिएशन को रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकली हम इसके वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आप ध्यान देना कि करंट को हमने y एक्सिस पर मार्क किया है, टाइम को हमने x एक्सिस पर मार्क किया है। ओके, जब हम बात करते हैं एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 ओमेगा t यानी कि साइन ऑफ ओमेगा t इज आल्सो इक्वल टू 0। यहां पर ओमेगा क्या है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जैसे इस रिलेशन में हम बात कर रहे थे, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी विद व्हिच द कॉइल इज रोटेटेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है व्हिच इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। ओके, अब आप ध्यान देना कि अगर यहां पर इसके साथ में t की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 0 होने का मतलब साइन ऑफ 0 व्हिच इज इक्वल टू 0। अगर साइन की वैल्यू 0 है तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। ओके, नाउ एट t इक्वल टू t by 4, ऐसे केस में साइन ऑफ ओमेगा t इट इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा विच इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू t by 4। ओके, इसको अगर हम सॉल्व करें तो वी विल फाइंड दैट ये जो वैल्यू आ रही है, एक तरह से ये वैल्यू आ रही है साइन ऑफ पाई बाय 2। साइन ऑफ पाई बाय 2 का मतलब साइन ऑफ 90 एंड साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू +1। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये जो साइन की वैल्यू है एट t इक्वल टू t बाई 4, साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अगर हम बात करें एट t इक्वल टू t बाई 2, ऐसे केस में अगर इसी के अकॉर्डिंग हम लिखें तो साइन ऑफ ओमेगा t इट विल बिकेम इक्वल टू 0, यानी कि फिर से एट t इक्वल टू t बाई 2 पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। एंड एट t इक्वल टू 3t by 4 again the value of sine became maximum on negative side, यानी उसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, -1। तो करंट भी उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव साइड में मैक्सिमम हो जाएगा। और अगेन एट t इक्वल टू कैपिटल T the value of current became 0। ओके, तो यहां पर ये रिलेशन क्लियरली, ये ग्राफ क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि करंट का डायरेक्शन आफ्टर t by 2 टाइम गेट रिवर्स्ड, यानी कि करंट नेगेटिव है। करंट नेगेटिव होने का मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल गेट रिवर्स्ड।
तो यहां पर ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, हम इसको फेजर डायग्राम पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है फेजर डायग्राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपने कहां पढ़ी है? इसको आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ रखा है। आपको ध्यान होगा कि 11th क्लास के अंदर आपने एक रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसा कि आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर इट रोटेट्स। ओके, अगर वो रोटेट कर रहा है और यहां पर ये जो एंगल है इसको मार्क किया हुआ है ओमेगा टी। अब इसका जो प्रोजेक्शन है ऑन द वाई एक्सिस, दैट वाई इज इक्वल टू आर नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये रिलेशन आपने 11th क्लास के अंदर ऑसिलेशन एंड वेव चैप्टर में पढ़ रखा है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। दिस टाइप ऑफ रिलेशन एक्सप्रेस सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेट करें तो अब आप ध्यान देना कि यहां पर एक पार्टिकल है जो रोटेट कर रहा है अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद ओमेगा एंगुलर स्पीड। उसकी जो स्पीड है, रोटेशन की स्पीड क्या है? ओमेगा। और उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो उस पार्टिकल के साथ साथ उसकी पोजीशन वेक्टर भी चेंज होगा। ओके, रेफरेंस एक्सिस को हमने एक्स एक्सिस माना है। रेफरेंस एक्सिस का मतलब जिसके साथ में हम फेज एंगल को मार्क करेंगे। अब आप ध्यान देना कि इनिशियली एट टी इक्वल टू 0 ये जो रेडियस वेक्टर है वो कहां पर था? इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। और टाइम के साथ साथ ये वेरी कर रहा है, तो एंगल स्वेप्ट इन टी टाइम इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब इस रेडियस वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू टू कंपोनेंट अलोंग द बेस ऑफ द एंगल, तो वो आ जाएगा आर कॉस थीटा, और अलोंग परपेंडिकुलर टू द बेस वो आ जाएगा आर साइन थीटा। यानी कि ये जो वैल्यू है इट्स प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस इज गिवन बाय आर नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसको थोड़ा और समझे कि इनिशियली जब पार्टिकल इस जगह पर था तो y की वैल्यू क्या है? 0। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, y की वैल्यू बढ़ रही है। और जब पार्टिकल इस जगह पर है तो y की वैल्यू क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। और फिर से जब पार्टिकल आगे फर्दर मूव कर रहा है तो y की वैल्यू फिर से डिक्रीज हो रही है, एंड एट दिस पोजीशन द वैल्यू ऑफ y बिकेम 0। और इस तरह से अगर हम इसके वेरिएशन को चेक करें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि y जो है, y की वैल्यू जो है इट ऑसिलेट्स अबाउट टू फिक्स्ड वैल्यूज आर नॉट एंड माइनस आर नॉट। ओके, क्लियर? तो इसी तरह से अभी हमने एक बात की कि अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, तो दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में क्या होता है कि यहां पर इस पार्ट को हम एज ए फेजर वेक्टर कंसीडर करते हैं। जैसे यहां पर आर नॉट को हमने क्या लिया है? एक वेक्टर कंसीडर किया है। उसी तरह से यहां पर इस रिलेशन में जो आई नॉट है हम इसको एक करंट फेजर कंसीडर करते हुए हम इस एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अब आप ध्यान दें कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, वाई एक्सिस के अलोंग जो प्रोजेक्शन होगा दैट विल रिप्रेजेंट द करंट। जैसे इस रेडियस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई को। तो उसी तरह से इस करंट वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा वाई एक्सिस पर वो रिप्रेजेंट करेगा अल्टरनेटिंग करंट को। अब आप ध्यान दें कि इनिशियली मान लेते हैं ये फेजर किसके अलोंग था? अलोंग एक्स एक्सिस। तो फेज एंगल कितना हो गया? 0। अब अगर ये फेजर रोटेट कर रहा है विद ओमेगा एंगुलर स्पीड तो आफ्टर टी टाइम ये इस पोजीशन में आ जाएगा, और इस फेजर की मैग्नीट्यूड को हम क्या मार्क कर रहे हैं? आई नॉट। ओके, एंड एंगल स्वेप्ट इन टी टाइम इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब आप ध्यान देना कि इसका जो प्रोजेक्शन है, अब इस आई नॉट को अगर एंगल के बेस के अलोंग रिजॉल्व करेंगे कॉस कंपोनेंट आएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। और इस वेक्टर को अगर उस बेस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो वो कंपोनेंट आएगा साइन कंपोनेंट। यानी ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट, यानी कि वैल्यू ऑफ करंट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एंड इट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, अगर इसके वेरिएशन को हम यहां पर प्लॉट करें तो इसको हम समझ सकते हैं। आप ध्यान देना कि ये कैसे अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एट टी इक्वल टू 0। ओके, फेजर वेक्टर, करंट वेक्टर, it is along x axis, its projection
ऑन वाई एक्सिस इज 0, यानी इसकी जो वैल्यू है प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस कितना है 0, यानी कि करंट भी कितनी है 0। ओके, अब आप ध्यान देना जैसे ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी ये जो पार्ट है ये जो प्रोजेक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टेंटेनियस करंट को। तो एट टी इक्वल टू इस फेजर को कंप्लीटली रोटेट होने में कितना टाइम लग रहा है कैपिटल टी, तो यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा t/4। अब देखो आफ्टर t/4 टाइम फेजर वेक्टर इज अलोंग दिस डायरेक्शन, उस केस में जो करंट का इंस्टेंटेनियस करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। जब ये फेजर फर्दर रोटेट करेगा तो करंट की वैल्यू फिर से डिक्रीज होगी एंड एट t इक्वल टू t/2 करंट की वैल्यू फिर से क्या होगी 0 होगी। ओके, फिर फर्दर फेजर अगर फर्दर रोटेट करता है एट t इक्वल टू 3t/4 अगेन फेजर का ये डायरेक्शन हो गया तो करंट नेगेटिव साइड में मैक्सिमम होगी, करंट नेगेटिव साइड में मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, कहां पर एट t इक्वल टू 3t/4 एंड सो ऑन। यानी कि इस तरह के एक्सप्रेशन को हम एक फेजर डायग्राम पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर फेजर वेक्टर कौन सा है, इसके साथ में ये जो पीक वैल्यू लिखी हुई है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए फेजर वेक्टर। ओके, और यहां ये जो टर्म लिखी हुई है ओमेगा दैट रिप्रेजेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट रिप्रेजेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी विथ विच द फेजर वेक्टर रोटेट्स। ओके, तो इस तरह के रिलेशन को हम फेजर डायग्राम पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो होप दैट कि फेजर डायग्राम और अल्टरनेटिंग करंट कैसे ये आपस में रिलेटेड है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा और हम आगे और डिस्कस करेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं एक सिंपली मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मान लेते हैं E इज इक्वल टू E नॉट। ओके, और यहां लिखा हुआ है कॉस ऑफ, या साइन ही लिख देते हैं एक बार, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, इसका क्या मीनिंग है वो आप समझें कि अगर मैं इसको फेजर डायग्राम पर रिप्रेजेंट करूं तो अब आप ध्यान देना एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है दैट विल बिकेम इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ फाइव, यानी कि एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 E की वैल्यू 0 नहीं है। ओके, ये शो करता है कि जो फेजर है इट स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम ए डिफरेंट पोजीशन, नॉट फ्रॉम द रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन होता है अलोंग एक्स एक्सिस, यानी ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इसने यहां से अपना मोशन स्टार्ट नहीं किया। एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 पहले से कुछ उसका एंगल था, फेज एंगल कितना था, इनिशियल फेज एंगल एट t इक्वल टू 0, इस पार्ट को हम बोलते हैं फेज एंगल। अगर t की वैल्यू 0 है तो फेज एंगल कितना हो गया 5, यानी कि एट t इक्वल टू 0 दैट फेजर वेक्टर इट मेक्स सम एंगल विद द रेफरेंस एक्सिस। ओके, अब आफ्टर t टाइम द एंगल स्वेप्ट इज इक्वल टू ओमेगा t एंड टोटल फेज एंगल कितना हो जाएगा ओमेगा t प्लस 5। तो इस तरह से हम फेजर डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर ये E नॉट फेजर है एंड हाउ मच फेज एंगल इट मेक्स ओमेगा t प्लस 5, और इसका जो प्रोजेक्शन होगा ऑन द y एक्सिस दैट रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो इस रिलेशन के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये रिप्रेजेंट कर रहा है पीक वैल्यू, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दैट करंट और ईएमएफ, जैसा भी रिलेशन में दिया होगा।